किसी की आंखें खुली नहीं मिलनी चाहिए, सभी की आंखें बंद, हाथ जोड़ो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बन रहु रघुबल विमल जस, जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आत। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सार, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविंद कहि आते। तुम उपकार सूग्र वही कीना, राम मिलाए राजपद दिन हाथ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो सुन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। तेज समारो आपे, तीनों लोक हापते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन ही माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसराव। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धर, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेर, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र संकट हरिओम। जय जय सिया राम, जय सिया राम। चलो भाई सुनो, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। श्री राम स्तुति, फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है। चलो फिर हाथ जोड़ो, आंखें बंद।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणव नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प यज्ञ अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोम जनक सुताम्बरम भजुदीन बंधु दिनेशु दानव दैत्यवन निकंदनम रघुनंदे आनंद कंदे कौशल चंद दशरथ नंदे नम सिरे मुकुट कुंडल तिलक चारि उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम नीति बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंज मनुजाई राचौ मिलई सो सहज सुंदर साविरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानति राविरो भांति गौरी शीस तुलसी सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय श्री राम। चलो भाई सुनो, कल आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम सुनो, ठीक है, बातें नहीं बिल्कुल। कल जो है आप लोगों की फर्स्ट एग्जाम शुरू होने जा रही है, 10th और खास करके 12th जो बच्चे हैं, ठीक है। तो बाकी तो सभी के लिए, लेकिन खास करके जिन पर हम फोकस करें, कैमरा मैन फोकस करो, तो जो फोकस करना है वो खास करके एक 10वीं बोर्ड जो इस साल 2024 प्लस 12वीं 2024 में देने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर भार देते हुए आज ये मोटिवेशनल लेक्चर क्लास रखी गई है, ठीक है। सीएम सर कॉल आ रहा, आप बात करना है, ठीक है। 12वीं में किसकी बेटा? इंग्लिश, कृष्णा कल इंग्लिश, ओके। और 10वीं में मैथ, सबका। तो 10वीं में साइंस मैथ, और मोस्ट ऑफ 12वीं में तो खैर इंग्लिश ही है, ठीक है। तो आज ही का दिन है, कल आप लोगों की फर्स्ट एग्जाम शुरू हो जाएगी। तो ये जो एग्जाम हो रही है आप लोगों की, ये कुछ इस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, ऐसी तैयारी करना कि सर बोर्ड की जैसी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो फर्स्ट एग्जाम है, जो सेकेंड एग्जाम है, उसी में यदि बहुत बढ़िया रिजल्ट लाए तो आपके अंदर क्या होगा कि भाई मोटिवेट। लास्ट में क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि सर अभी तो जनवरी है, फरवरी आएगी, तब मार्च में 11 तारीख से एग्जाम है आप लोगों की 2024 में इस बार। तो 2024 में जब 11 मार्च का आपके पेपर है, तब आप पेपर वगैरह की तैयारी करना शुरू करोगे। जनवरी फरवरी में तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो आपकी फर्स्ट एग्जाम है वो पेपर आपके बहुत शानदार जाने चाहिए, पूरे टोटली, चाहे वो हिंदी और गुजराती ही क्यों ना हो, ठीक है। सभी पेपर आपके बेस्ट जाने चाहिए, ठीक। और उसमें तो भाई 12वीं वालों में तो भाई कह सकते 12वीं वालों में टोटल सब पेपर अच्छी जाने चाहिए, वो हिंदी का हो, एसपीसीसी का हो, किसी का भी पेपर बहुत अच्छी तरह से बिना घबराए, ठीक है, अच्छी तरह से अपना पेपर देना है। कि सर अभी तो ये तो फर्स्ट एग्जाम ना बेटा, फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर और एग्जाम देनी है, पूरा लिखना है, कंप्लीट पेपर छोड़ना नहीं है एकदम। और पैराग्राफ बनाकर, जैसे कि साइंस है, एसएस है, उन विषयों में पैराग्राफ से अच्छा आप लोग पॉइंट्स बनाकर लिखो तो बहुत शानदार रहेगा, ठीक है। जैसे कि एसएस की यदि मैं बात करूं 10वीं में, तो 10वीं में जैसे खास करके ऐसे कुछ मोस्ट आईएमपी प्रश्न, जैसे तो सर प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। फिर उसके बाद निग्रो प्रजा हुई, द्रविड़ हुई, आर्य हुए, ऑस्ट्रेलाइड हुई, ये 4 प्रजाओं पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में मिट्टी काम कला चर्म उद्योग सबको याद होगा अच्छी तरह से, लेकिन क्या पता मिट्टी काम कला और चर्म उद्योग नहीं पूछा और पूछ लिया गुजरात और भारत के हीरा मोती काम और मीना कारीगरी के विषय में जानकारी दीजिए तब। तो तैयारी किसे कहते हैं? तैयारी का मतलब होता है कि सर मात्र कुछ पॉइंट्स याद करके अपने आप को 30 मार्क खान समझना वो गलत है, फिर वो तुम लोग बहम में जी रहे हो कि सर हमको तो पूरी तैयारी है, सब कुछ आता है, वो गलत। तैयारी किसको बोलते हैं? मतलब पूरी किताब, सर कहीं से कोई भी कुछ भी पूछ ले, चाहे पहली एग्जाम हो सर आप पूछ लो, या एग्जाम स्कूल की हो, दूसरी एग्जाम हो या बोर्ड की एग्जाम हो,
कोई भी कहीं से भी कुछ किसी प्रकार का प्रश्न पूछ ले, हम उसका उत्तर देने के लिए क्या है, कैपेबल है, सक्षम है, हमें सब कुछ पूरी किताब अच्छी तरह से आती है, वो होती है तैयारी। तो उसमें दूसरा वो, फिर उसके बाद पूछा गया आपसे जैसे संगीत मकरंद, अब आप लोगों ने सिर्फ याद कर रखा होगा क्या कि संगीत मकरंद के रचयिता पंडित नारद। अब पूछा कल टिप्पणी लिखो संगीत मकरंद पर, तो क्या लिखोगे, मात्र आपको 2 नंबर। कोई व्यक्ति संगीत मकरंद के रचयिता पंडित नारद लिख देने से 2 नंबर दे देगा, नहीं देगा। अब भरतनाट्यम कहाँ का प्रचलित नृत्य है, तो सर तमिलनाडु का, लेकिन पूछ लिया कि भरतनाट्यम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो क्या आप सिर्फ इतना लिख दोगे कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रचलित नृत्य है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो खास करके जो टिप्पणियां हैं वो ध्यान रखना, जैसे संगीत मकरंद, रत्नाकर, पारिजात हुई, फिर भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, वो खास करके। फिर तीसरे चैप्टर में, तो सर तीसरे चैप्टर, अब दूसरे चैप्टर में एक टॉपिक और, भवाई, गरबा, गरबी गुजरात के आदिवासियों के नृत्य हमको आते हैं, लेकिन एक चीज और है, नाट्य कला। नाट्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, वो ध्यान रखना। पड़ी पटोले भात फाटे पर फीटे नहीं को विधान को स्पष्ट कीजिए, तो वो आपको पाटन के पटोले की विशिष्टताओं को बताना है, ठीक है, वो 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा। फिर उसके बाद तीसरे चैप्टर की यदि बात करें, तो तीसरे चैप्टर में क्या है एसएस में, तो खास करके मोहेंजोदड़ो, तो रास्ते हमें आते हैं। फिर उसके बाद गटर आयोजन, नगर रचना भी आती है, लेकिन काफी बार क्या होता है कि सर वो लोग इन तीनों में से ना पूछकर मोहेंजोदड़ो के स्नानागार के विषय में पूछ लेते हैं, धोलावीरा है, ठीक है। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के विषय में जानकारी दीजिए, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे विकसित हुई थी, वो आप लोग को ध्यान रखना है। गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मीनाक्षी मदुरई का मंदिर जो तमिलनाडु में, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे टॉपिक है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। पोलो विजयनगर उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद शंकराचार्य आदि विद्यापीठ कहाँ आई हुई है, गुजरात में। तो सर मैन ऊपर से टॉपिक याद कर लेने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम की प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, पूरी किताब हमें सर अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आधे सिलेबस की अभी एग्जाम है, यानी कह सकते 50%, और 50% बाद में, क्योंकि दूसरी एग्जाम 10वीं और 12वीं की जब लगेगी तो पूरा कोर्स आएगा दूसरी एग्जाम में, और इसमें कैसा हाफ है। तो अपने आप को इस हाफ में तो बताओ कि भाई हमें सर हाफ जो एग्जाम लगी थी 50% जिस कोर्स की, उसमें हमने बहुत अच्छे नंबर लाए। फिर उसके बाद जैसे आगे डिस्कस करें हम, तो आगे इसी चैप्टर में नालंदा तक्षशिला, लेकिन नालंदा तक्षशिला से ज्यादा फोकस करना वल्लभी पर, क्योंकि वो गुजरात की है, तो गुजरात में वल्लभी विद्यापीठ के बारे में ज्यादा जानकारी आपसे पूछी जाती है। काफी बार पूछ लिया आपसे सारनाथ के स्तंभ लेख पर जो है अपनी जानकारी टिप्पणी स्पष्ट कीजिए, वो आपसे पूछ लिया। फिर उसके बाद मध्यकालीन साहित्य के विषय में, गुजराती साहित्य के विषय में जानकारी दीजिए। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य वाला जो पैराग्राफ है वो आपको ध्यान रखना है, एसएस 10वीं में। फिर उसके बाद तो भाई उसी में है आपका क्या नाम है, चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 में खास करके गणित शास्त्र है, और एक है खगोल और वास्तुशास्त्र, ठीक है, वो आपको ज्यादातर ध्यान रखना है। 8वें चैप्टर में तो मिट्टी के सर काप की तो हमको याद है, लाल जमीन भी याद है, वो नहीं पूछा, लेकिन ऐसा पूछ लिया रेगिस्तानी, दलदलीय पीठ, जंगलीय प्रकार की मिट्टी के विषय में जानकारी दीजिए, वो आपसे पूछा जा सकता है। जमीन का कटाव, भूमि संरक्षण, उसके उपाय आपसे पूछे जा सकते हैं, वो 3 नंबर का प्रश्न बनता है, तो वो ध्यान में रखना। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार। अब सर ये पूरा आता है 4 नंबर में, नहीं, वो स्पष्ट क्वेश्चन लिखा होगा कि प्रशासन के आधार पर जंगलों का वर्गीकरण कीजिए, या फिर मालिकाना आधार पर जंगलों का वर्गीकरण समझाइए। फिर उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है, वन संरक्षण के उपाय, लुप्त होते हुए वन्य जीव। 3 नंबर का एक प्रश्न और है 10वीं एसएस बोर्ड में कि भाई वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि के विषय में जानकारी दीजिए। विश्व में 15 लाख है, भारत में 81,251 है, और जैव विविधता की दृष्टि से भारत 12वें नंबर पर आता है। कौन कौन से कहाँ जो है वन्य जीव पाए जाते हैं, ऐसे कौन से वन्य जीव है जो लुप्त हो चुके हैं हमारे समाज में से, वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वन्य जीवों के विनाश के क्या कारण है, उनको उपाय, बाघ परियोजना क्या है, गेंडा परियोजना क्या है, फिर खास करके अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कितने गुजरात में और कितने भारत में, वो भी ध्यान रखना आप लोगों को। 10वें चैप्टर में भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक।
वो ध्यान रखना, वो जो स्टार्टिंग चैप्टर के ऊपर पहला ही पैराग्राफ है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो खास करके ध्यान रखना है। फिर भारत की जो है कृषि के प्रकार, 6 प्रकार है कृषि के, वो ध्यान रखना है। 3 पद्धतियों को ध्यान रखना है, प्रकार अलग है, 6 प्रकार है, पद्धति अलग है, सजीव, टिकाऊ और मिश्र, फसल के प्रकार अलग है, खरीफ, रबी और जायद की फसल, तो वो आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर आगे हम बात करें तो सर फसल के बाद का क्वेश्चन, तो धान पर ज्यादा फोकस करना, गेहूं पर ज्यादा फोकस करना, कपास है, ठीक है, पटसन है, ये सब पर। और 4 नंबर का और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में हुए तकनीकी और संस्थागत सुधारों को समझाइए। 3 नंबर की टिप्पणी, हरित क्रांति पर टिप्पणी दीजिए, ठीक है। कब आई हरित क्रांति? 1960-61 के दौरान, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं हम, वो ध्यान रखना आप लोग को। फिर उसके बाद हम बात करें तो चैप्टर नंबर 11 में सर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुउद्देशीय योजना। और जो चार्ट दिया हुआ जो पैराग्राफ है, कौन सी नदी पर कौन सा जो है बहुउद्देशीय योजना आया हुआ, उसको लाभ प्राप्त करने वाले जो राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जल संकट पर टिप्पणी है, वृष्टि जल संचयन के मुख्य उद्देश्य बताइए। 15 चैप्टर में विकास, वृद्धि, विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण क्या होते हैं, उत्पादन के जो है 4 प्रकारों के विषय में, आर्थिक अनार्थिक प्रवृत्ति, भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा, ठीक, वो आप लोग को ध्यान रखना। बाजारवादी पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र ध्यान रखना है। 16वें चैप्टर में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये आपके एसएस के पेपर में 4 नंबर का दिखाई देगा ये इसी बार। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के लाभ हानि, ठीक। WTO, स्थायी, टिकाऊ, संपोषित विकास किसे कहते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के उपाय क्या होते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। 17वें चैप्टर में सर क्या, तो गरीबी के लक्षण, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते वो लोग, गरीबी उद्भव होने के क्या कारण हैं, बेरोजगारी के प्रकार। तो ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया हर चैप्टर के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ये मतलब आपको दिखाई देंगे, ठीक। और जैसे मेलों की बात करें तो मेलों की सर ऊपरी रूप से नहीं, जैसे मुनसर तालाब है तो आप बच्चे हैं सर बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी, तो क्या पता ये पेपर बनाने वाले भगवान जाने कहां से पेपर बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो सही पूछा है। मुनसर तालाब कहाँ है वो तुमको नहीं आता, मुनसर तालाब कहाँ है किसको पता है? सरिता, मुनसर तालाब कहाँ है बेटा? सुभी, मुनसर तालाब मैं पीट दूंगा अभी, नालायक। कहाँ है मुनसर तालाब? अब सोचो, अब तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते सर इतनी मेहनत कर रही दिन रात में देखता हूं। भले ये बात ध्यान रखना, बालकिशन सर भले ही अभी क्लासेस पे कम आते हैं, वो बात अलग थोड़ी, ठीक है, टाइम इश्यू वगैरह की वजह से। बाकी सर मैं रोज कांटेक्ट में, कॉल पर सब रहते हैं, सर कैसे क्या, अभी पीछे बैठ के यही तुम लोग नहीं आए थे डिस्कस कर रहे थे, नालायक किसी दिन हाथ में आया तो पीट दूंगा। सर इतने परेशान हो रहे, सुबह रात दिन रात 2 बजे सर का मैसेज पूछ रहा, बच्चे कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं भी मानता हूं कि सर का वो है तो सर ने कौन कौन पढ़ाई करे वो ठीक है, तो कम से कम चलो 2 बजे सर ने किया, पर तैयारी ऐसे कर चलो पूरी रात सो, कोई नहीं 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, सुबह में 6-7 बजे सो, उसकी कोई इश्यू नहीं, लेकिन तैयारी ऐसी नहीं चाहिए सर भले मैं पढ़ रहा हूँ 24 घंटे में से 2 घंटे, पर वो आना चाहिए सर कहीं से पूछ लो, वो होती तैयारी। फिर आपका आना और जाना ये तो फिर टाइम पास हुआ, सर क्या बेचारे अकेले ही फिर लगे हुए हैं, तुम लोग को तो कुछ पड़ी नहीं है। सर ने टाइम दिया 10 बजे, मैं देख रहा हूँ 10-15, 10-20 पर आ रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है फिर समझ रहे हो। तो इस प्रकार से अब जैसे मुनसर तालाब है तो मुनसर तालाब बीरम गांव में है कि नहीं, तो मुनसर तालाब जो है बीरम गांव में है बेटा। तो तैयारी ऐसी होती है सर कहीं से भी आप किसी प्रकार से पूछ लीजिए, शंकराचार्य शारदा पीठ द्वारिका, ठीक है, तो ऐसी मतलब क्वेश्चन होते हैं, फिर आप बोलोगे सर ये तो कहां से आ गया, कहां से नहीं आ गया, आप किताब में ही था, ठीक है। जैसे नकलंग का मेला कहां लगता है, कहां लगता है नकलंग का मेला, बताओ। का मेला सुरेंद्र नगर में लगता है। मेहनत करो, पढ़ाई। अब इसमें कैसा, अब सुना यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पहली एग्जाम, दूसरी और बोर्ड में, और तुम लोग गिरे बैम में आता है सर मिट्टी काम कला की जगह चित्रकला पर अपनी जानकारी दीजिए। सर पेपर बड़ा हार्ड था, अरे पीट दूंगा नालायक, पेपर हार्ड नहीं है, तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुमने अपना जो 100% नहीं दिया बेटा। कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक को पढ़ लेने से अपने आप को
ठीक है, आप होशियार नहीं कह सकते और अपने आप को एक प्रकार से कह सकते हो कि बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत लाओ। तैयारी किसे कहते हैं कि हर एक चैप्टर में से एक एक प्रश्न का उत्तर हमें आना चाहिए, चाहे सर आप पूछो, चाहे स्कूल में पूछा जाए एग्जाम के दौरान, या टीचर जो सर है वो स्कूल में पूछे, या बोर्ड में कोई पूछे, उसे कहते हैं हम पूरी तैयारी। सर हमारा तो ना गणित पे ज्यादा फोकस है, अभी नाला पीट दूंगा मैं। गणित भी जो है तुम लोगों का 80 नंबर का आता है, और एसएस भी तुम लोगों का 80 नंबर का आता है, गुजराती और हिंदी भी 80 नंबर का आता है। काफी बच्चों का ये होता है सर मेरा ना ज्यादा टाइम क्या करूं, और ना गणित में चला जाता है, गणित में क्या बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा हूं, और उसमें भी अभी सत्यम सर पूछ ले गणित में तो उसमें फिर मुंह बनाने लग जाओगे। समझ रहे हो तुम लोग? मुझे तो चलो ठीक है कि सर को तो गणित का तो कुछ भी घुमा हुआ है, अभी सत्यम सर खड़ा हो जाए और तुमको पूछ देता हूँ वहां, फिर तुम फंसोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा तैयारी करो अच्छी तरह से। और इसलिए आज जो है सर बोल रहे थे कि भाई क्लास नहीं, बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, और फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट हम चाहते हैं बहुत शानदार आए आप लोगों का। ठीक है, कोई ऐसा नहीं, और तैयारी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से भी वो स्कूल का पेपर हो तो कहीं से पूछ ले तो हम हर एक प्रश्न का उत्तर हर सब्जेक्ट में दे सके, चाहे वो हिंदी और गुजराती की ना हो। ठीक, अब 12वीं की यदि बात करें तो 12वीं में जैसे कि भाई अकाउंट स्टेट वगैरह तो सर संभालते ही हैं, अब इको बीए में भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र में आलेख वगैरह हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो है वृद्धि और विकास है, मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, बैंकिंग, मौद्रिक नीति, गरीबी, बेरोजगारी। अब सोचो अगर इसी सिलेबस में यदि आपने टॉप नहीं किया तो फिर ये मत सोचना कि सर इन फ्यूचर हम कुछ ज्यादा कर पाएंगे। यदि आप इन चैप्टर्स में ही, चाहे वो 10वीं की बात करें या 12वीं की बात करें, यदि अभी आप 10वीं और 12वीं में अपने आप को साबित नहीं कर पाए, अपने माता पिता मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, तो थोड़ा उनको भी लगना चाहिए बेटा हम जो है क्लासेस में या स्कूल में जो फीस आप लोगों की भरी जा रही है, तो वो आपका जो फीस आपके पीछे जो खर्चा करे, पापा 200 रुपया दो, कोई नहीं ले जा, ले पापा 500 दो, ले जा। अब और ट्यूशन फीस बनी 2000, स्कूल की मैडम या सर ने बोला है, प्रिंसिपल सर ने, पापा बोले चल ठीक, अपनी इच्छाएं मारे जा रहे हैं, कौन? माता पिता। और फिर उसके बाद वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सोच रहा है ऐसा? आपके पापा और मम्मी। क्या सोच रहे हैं? खर्चा की इन्वेस्टमेंट। और हमारा सर जो इन्वेस्टमेंट है ये तो लॉस में जा रहा है। बोले कैसे? तुम रिजल्ट लाओगे हिंदी में, बोले सर 33 नंबर, वाह क्या इन्वेस्टमेंट किया है। समझ रहे हो? ये एक प्रकार का खर्चा नहीं समझते वो ये समझते हैं हम अपने माता पिता हमारे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम हमारे बेटा या बेटी हमारी इच्छाएं भले हम मान ले, मम्मी पापा ऐसा सोचते हैं, बाकी ये इसकी हर इच्छाएं हर जो है ख्वाहिशें पूरी हो, और जो है जो भी है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम कि ले भाई ये ट्यूशन की फीस ले, ये स्कूल की फीस ले, और कह सकते ये तेरा ये खर्चा, ये तेरा खर्चा। तो सर हम उसका रिजल्ट कैसे दे? वो इन्वेस्टमेंट कर रहे तो उनको प्रॉफिट कैसे दिखाने का? प्रॉफिट ऐसे दिखाने का, रिजल्ट तो लाके दो, तो उनकी उम्मीदें जागे कि कल जाके मेरा बेटा कुछ बनेगा। अब पता चला वो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे, प्रॉफिट नहीं, यहाँ तो लॉस ही लॉस हो रहा है। बोले मैथ फेल हो गया, मैथ में तो बोले साइंस मांड पास हुआ है, लाइन पे इधर ना उधर लाइन पे है। हिंदी में भी आए तो बोले कि 35-36। तो ये उनको क्या लग रहा, फिर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। भाई ये सब जब 10वीं 12वीं में माता पिता को आपका रिजल्ट अच्छे नहीं मिले भाई आप, तो फिर क्या उम्मीद? फिर वो सोचेंगे कोई नहीं, धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, मैं भी कर रहा हूँ ये भी करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? HUF करेगा। HUF मतलब हिंदू अव्यक्त कुटुंब परिवार का धंधा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है ना, वही। ठीक है, कि मेरे पापा थे, मैं नहीं पढ़ा क्योंकि मैं नालायक था, पापा ऐसा सोचे। अब पापा ये सोचते मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, हे भगवान ये तो मेरे से ही बड़ा नालायक निकला। अब मेरे पापा ने धनिया मिर्ची बेचा, मैं धनिया मिर्ची बेच रहा हूँ, और मेरा बेटा भी क्या, तो हम क्या कर रहे हैं सर? पीढ़ी दर पीढ़ी अपने धंधे को बढ़ा रहे। नालायक को वो धंधा आपको बढ़ाना नहीं है, कुछ बनो कुछ पढ़ो, क्योंकि मात्र एक यही चीज होती है आपकी किताबें, ये पुस्तकें। एक आपको मैं बताऊं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे, उनका आज इतना सर बहुत मान सम्मान,
एक समय था उनकी जाति, उनके समूह, उनके लोगों को सब ये समझते नीच प्रजा के हैं, नीची निम्न कक्षा के लोग हैं, क्या होगा, ठीक है। उनका जो है वो एक क्लास में से जाते एक गेट से तो दूसरी में से सब टीचर सर या बच्चे निकल जाते दूसरे में से, ठीक है। फिर उसके बाद कुएं में से वो लोग को पानी भरने पर प्रतिबंध था, मंदिर पे नहीं जा सकते, गलती से अगर मंदिर पे चढ़ जाए तो वो लोग जो है मंदिर को शुद्ध करवाया जाता था। अब वो सब ये चीजों को देख रहे थे। ये सर यदि इसी प्रकार से हमारे समाज के साथ चलता रहेगा तो कैसे हमारे, क्योंकि भाई समाज है तो ऐसा तो है नहीं कि अंत हो जाएगा, समाज है तो अग्रसर आगे बढ़ता ही रहेगा, राज भी है समाज, ठीक है, SC ST OBC और हम सब भी, ठीक। तो वो हमारा जो समाज इसी प्रकार से ऊंच नीच भेदभाव रहेगा तो ये तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये अपने गुरुजी से बात बोली, गुरुजी बोले हाँ ये बात तो सही है भाई, मंदिर में आप लोग क्या भगवान सिर्फ मात्र ऊंचे लोगों की है, निम्न कक्षा के लोग मंदिरों पे नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं, लेकिन हमारी इस सोच को बदले तो बदले कैसे? तो उनके गुरुजी ने कहा था एक मात्र एक ही जरिया है जो आप उससे बदल सकते हो। बोले क्या? बोले शिक्षा। शिक्षा एक मात्र एक ऐसा जरिया है। उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की, इतनी शिक्षा ग्रहण की कि भारत का संविधान ही रच दिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर यानी कह सकते हैं भारतीय संविधान के पिता कहलाए। कौन? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने आज निम्न कक्षा को आप देखते हो 14 अप्रैल जब आता है सेलिब्रेट किया जाता है, कितने शानदार रैलियां, डीजे और फुग्गे वगैरह, आसमान में दिए जो जलाई जाते, रीजन उन्होंने निम्न कक्षा के लोगों को शिक्षा के माध्यम से समाज में उच्च वर्ग के लोगों की तरह कहीं भेदभाव कुछ नहीं, सब मंदिर में, सब पूजा पाठ कहीं आना, सब इक्वलिटी, सब समानता है। तो वो किसकी वजह से? उस शिक्षा के माध्यम से उन्होंने किया। तो आप भी पढ़ लिख कर अपनी घर की जो परिस्थिति है उसको बदल सकते हो। सर आज मेरे पापा नॉर्मली कार्य करते हैं, ऑटो वगैरह चला रहे या कुछ भी है, पर आप तो पढ़ो लिखो, मैंने क्या बोला, वो इन्वेस्टमेंट करे आपके पीछे, बेटा रिजल्ट लाओ, मेहनत करो। उनको दिखना चाहिए कि भाई आज तो मैं जो से भी करके अपना घर बार द्वार चला रहा हूँ, लेकिन कल जाकर ये पढ़ लिख जाएगा तो कुछ करेगा ये। अब उनको आप फिर आपका रिजल्ट दिखाओगे फिर डिमोटिवेट ही होंगे, फिर वो और क्या होंगे। तो इसलिए मेरा कहना मात्र इतना है कि इस पहली एग्जाम को भी आप बिल्कुल ऐसे, चाहे वो 10वीं हो, चाहे 9वीं हो, चाहे 8वीं हो, चाहे आपके 7वीं को, जो भी क्लास यहाँ पर है, जितने बच्चे, ठीक है, 12वीं तक के या फिर उससे बड़े क्लास के हो, बीकॉम एमकॉम जो भी, तो जिनकी जो भी एग्जामें हैं वो एकदम सीरियस होकर अच्छी तरह से आपको एग्जाम देनी है, ठीक है। बिल्कुल लापरवाही नहीं, पूरा व्यवस्थित पेपर आपको लिखना है, अपना 100% देना है, क्योंकि मात्र एक ही यही जरिया है जिससे आप अपने घर की परिस्थितियों को, स्थितियों को सुधार सकते हो। समाज में आप अपना नाम जो है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो, उनको एक उम्मीद आशाएं दिला सकते हो अपने प्रति कि भाई माता पिता आपके ऊपर गर्व कर सके आपके शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, कि भाई हाँ बेटा है हमारा, बेटी है कि कुछ कर रहा है समाज में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो है 100% आप लोगों को देना है, अच्छी तरह से पेपर लिखना है, और खास करके एसएस में आप लोग को जो है पैराग्राफ वगैरह बना के नहीं लिखना है, पॉइंट बाइज पॉइंट लिखना है, जिससे क्या होगा, अच्छी तरह से आपको जो है नंबर मिलेंगे, ठीक। और इको बीए में भी ध्यान से राइटिंग और पेपर छोड़ना नहीं है, पूरा 100% पूरा पेपर लिखना 3 घंटे के अंदर, 10वीं और 12वीं वाले खास करके छोड़ना बेटा कुछ नहीं है। उस जैसे मानो कुछ नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड, ऐसा तो 2-3 प्रश्न में ही होता है कि जो नहीं आते हमें, लेकिन उससे रिलेटेड हमको लिख के आना है। पूछा है महाभारत तो महाभारत में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो वही लिख के आना है। अब आप पूछा गया है महाभारत और लिख के आ रहे हो रामायण, तो फिर तो नंबर घटेंगे, ठीक है। तो सीधा सिंपल कहने का मतलब ये है, पूछा जाए उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आप लिख कर आओगे तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेंगे, लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अच्छी तरह से पेपर देना, और रिजल्ट जब आएगा, ठीक है, कोई नहीं, मैं लेक्चर रखता हूँ अभी एसएस का। अभी तो कल किसका है? मैथ का ना। एसएस का कब है? परसों है ना, परसों एसएस है, कल लेक्चर रहेगा मेरा, ठीक। तैयारी जितनी बन पाए उतनी तैयारी करके आना कल, मेरे प्रश्न और तुम्हारे उत्तर, ठीक है। सर डंडा है ना मेरे पास, कोई नहीं, कल मेरा एसएस का लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो उसमें हाँ परसों पेपर है तो कल ही लेक्चर रखें, परसों रख के क्या मतलब, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, पेपर अच्छी तरह से तैयारी आपको करनी है, अपना 100% रिजल्ट लेके आना। पहली एग्जाम में भी कि सर हम तो बोर्ड में दिखाएंगे बाद में करेंगे, वो बात नहीं बेटा, वो बात की बात, अभी से ही अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाना है। फर्स्ट एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट आना है,
और मैंने क्या बोला शुरुआत में, इसी पेपर को तैयारी ऐसी करो कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तरह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट तुम लोगों ने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। हमने भी अपना 100% दिया। और दूसरा क्या होता है कि सर ने जैसा बोला है कि तुम्हारा जो पहला मोटिवेशन है तुम्हारे मॉम डैड है। कौन है? तुम्हारे मॉम डैड। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तुमको भी उनके लिए 100% देना पड़ेगा। और दूसरा कि जो हम मोटिवेशन देते हैं वो तो अलग है, तुम्हारे मॉम डैड जो तुमको मोटिवेशन दे रहे हैं, पहला मोटिवेशन, वही तुम्हारे लिए मेन चीज़ है। वो तुम्हारा वो कैरेक्टर बताता है कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, आगे जाके क्या करोगे इस तरह से। ओके। और दूसरा, कल कुछ लोगों के एग्जाम है, किसी के साइंस के एग्जाम है, किसी के इंग्लिश के एग्जाम है। ओके। तो ये चीज़ तुमको क्या डिसाइड करना है कि तुमने पहले जितनी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत अपने को एक ये जो 10 दिन है ना उसमें लगाना है। एक साइंस का पेपर है उसमें लगाना है, इंग्लिश का पेपर है उसमें लगाना है, एसएस का पेपर उसमें सारी मेहनत अपने को वहाँ पे पूरी लगानी है। और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, ये हो तो आस्क योर टीचर, वी आर हियर फॉर यू। ओके, हम लोग तुम्हारे लिए लाइफ टाइम तुम्हारे लिए, जब भी तुमको जरूरत पड़े तुम आके हमसे पूछो। ओके। अब दूसरे कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि साइंस में होते हो। ओके। तो साइंस में क्या करना है, जितने चैप्टर तुमको इतनी बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से आते हो तो उस पर ज़्यादा मेहनत करना। जो डिफिकल्ट चीज़ है उसको साइड करो, लास्ट में उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ और उसको कंप्लीट लिखो। और ऐसा मत करना, पेपर मत छोड़ना, या तो क्वेश्चन लिख के मत छोड़ना, अपने को पूरा लिखना है, राइटिंग अच्छी निकालनी और पॉइंट बना के लिखना है। कैसे लिखना है? पॉइंट बना के। ओके। और दूसरा, और भी चीजें आती है, जैसे कि इंग्लिश के पेपर में कुछ लोग बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। ओके। तो उसमें करना है क्या है कि तुमने 70% तैयारी किया तो 70% में 100% दो। क्या करो उसमें 100%, भले 30% रह गया, 70 मार्क्स का पेपर लेगा पर बहुत अच्छा लिखो। और दूसरा क्या करना है कि कुछ इंग्लिश में 12th वालों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सेक्शन ई हुआ। ओके। तो सेक्शन ई में क्या करना है, सबका सब नोटिस है, सबका क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन हो गया, ईमेल हो गया, ऐसे हो गया, रिपोर्ट हो गया। तो उसमें तुम्हारा पूरा 100% तो तुमको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ओके। और कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, तो नए पेज से चालू करो बेटा। ओके। नए पेज से चालू करोगे, इससे फायदा क्या होगा कि तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन होगी वो अच्छी रहेगी। ओके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, उसी के नीचे से ईमेल लिखना चालू कर देते हैं। इस तरह से नहीं करना अपने को, ये गलत चीज़ है। ओके। इससे नंबर तुमको मिलेंगे ना, उल्टा नंबर काटेंगे। हमेशा नए पेज में लिखो ईमेल, और एक ही पेज में कंप्लीट करो, दूसरे पेज पे मत जाओ। ओके। और एप्लीकेशन हुआ, ईमेल हुआ, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। ओके। जैसे कि सैलरी की स्पेलिंग होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने पेपर चेक किया मुझे पता चला। ओके। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कैलरी लिख दे, ये गलत चीज़ है। इसमें तुमको क्या नंबर मिलेगा? ओके। तो कुछ है स्टूडेंट, पता चल, सबको पता होगा अपने अपने बारे में। ओके। कुछ होता है एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत लिखते, बेटा छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेन चीज़ है, ये जो नोटिस राइटिंग हो गई, एप्लीकेशन हो गया, इसी में तुम्हारे नंबर कटते हैं हर चीज़ के। ओके। तो खाली आपको इतना फोकस करना है कि ध्यान रखना स्पेलिंग की मिस्टेक ना, और कोई भी चीज़ का नंबर कटने नहीं देना। ओके। और मेन राइटिंग बहुत अच्छी होगी। क्या होनी चाहिए? राइटिंग। प्रिंस, बड़ा राइटिंग अच्छी, भले पढ़ने में अच्छे पर राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, कोई राइटिंग तुमको लेकर रुक जाएगी। ओके। तो अच्छा करना पड़ेगा हमको। ओके। अभी इतना अच्छा नहीं, और भी बेस्ट देना है, एग्जाम में सबसे बेस्ट देना है। खाली 10 दिन पड़ा, 10 दिन इतनी मेहनत करो, इतना जी जा लगो, सो मत, खाली मेहनत करो। सोना है 2-3 घंटे से, उससे ज़्यादा मत सो, और अपना 100% तुमको देना पड़ेगा। ओके। अगर तुम अपना 100% देखो, आगे जाके लाइफ में आराम से सक्सेस होगे। ओके। तो सक्सेसफुल होना हो तो उसके लिए तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी। ओके। प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसको फेस करना हमको आना चाहिए। ओके। और दूसरा क्या होता है, साइंस में भी कुछ IMP क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सारा चैप्टर तुमको आता है। ओके। अभी एक आध स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा तो बोलेंगे। ओके। कुछ स्टूडेंट है पूछा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, बोलेगा, बोलो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके। तो ये देखो, इसने अच्छी से तैयारी की कि उसको पता है, कि उसको आता है। ओके। और कुछ रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सब IMP क्वेश्चन है। सब IMP क्वेश्चन अपने किया है, व्रज के पेपर सोल्व किए, व्रज के पेपर अच्छी तरह से सोल्व किया, मोस्ट IMP क्वेश्चन आएंगे, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसमें से एग्जाम में पूछेंगे। ओके। तो आपको अपना 100% देना है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट पेपर किस लिए लेते हैं कि जो तुम्हारी गलतियाँ होती है, ओके, तो उससे तुम सीखते हो। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये सैलरी की स्पेलिंग है, ओके, तो वहाँ से मैंने तुरंत गलती निकाली, तुम एग्जाम में जाके वापस करोगे गलती? नहीं करोगे, क्योंकि तुमको गलती से क्या करने मिला, सीखने को मिला। ओके। तो यही तुम्हारा मेन फोकस है। हम लोग तुम्हारे को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि तुम अपनी गलतियाँ उसको सुधारो। ओके। कुछ लोग होते हैं कि सर हम लोग ट्यूशन नहीं करेंगे, ऐसे ही पढ़ लेंगे। ओके। तो अकेले क्या गलती करेंगे, दूसरों की गलती कौन पहचानेगा?
पहचानेंगे, सामने वाला पहचानेगा, उसकी गलती भी हम लोग पहचानेंगे। अगर हम लोग उनकी गलती पहचानेंगे तो उसको पता चलेगा भाई तुम्हारी गलती क्या है। अब सामने वाला ट्यूशन ही नहीं जा रहा, उसको नहीं पता उसकी गलती क्या है, तो एग्जाम में करके वापस जाएगा तो वही गलती वापस दोहराएगा। ओके, तो यही चीज होती है कि गलतियों को क्या करना पड़ेगा, सुधारना, और गलतियों से तुम लोग सीखते हो, और तुम सीखते आ रहे हो शुरू से और लास्ट तक, और आगे भी बहुत सारी गलती होगी उससे भी तुम सीखते रहोगे। बट पेपर में क्या करना, अपने को 100% देना। ओके, अब कुछ लोग होते हैं वीक स्टूडेंट, उसको बोलते हैं सर हमको ना ग्रामर में इतना प्रॉब्लम होता है। ओके, तो उसको अभी साइड रखो। कुछ सेक्शन ए हुआ, सेक्शन ए में सारे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। ओके, कुछ एमसीक्यू आते हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करो, उसमें पूरा 100% तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ओके, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है हम लोग कैसा करते हैं। लाइक नेक्स्ट होता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में भी क्या होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें भी वही सेम सेक्शन है में जितनी मेहनत करो उतना सेक्शन बी में भी मेहनत करो। कुछ ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, बस इतना मेहनत करना अपने को, ज्यादा कुछ है नहीं है। ट्रू फॉल्स में क्या होगा बोलो, सही गलत लिखना अपने को, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इजी है, खाली मेहनत करनी, पढ़ना है एक बार। और दूसरा देखो सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी में भी कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी तुमको फोकस करना पड़ेगा। सेक्शन डी आता है, ग्रामर का टॉपिक आता है, 20 या 30 नंबर का टॉपिक आता है, तो उस पर इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि तुम क्या करोगे, जो पहले का वो छोड़ दोगे, उसमें है ना जो मेन चीजें उतना पढ़ लो, बाकी सेक्शन ई पे आ जाओ। सेक्शन ई में पूरे में से पूरे नंबर आना चाहिए, क्यों इतना डिफिकल्ट है नहीं, सब लैंग्वेज है। और दूसरा क्या होता है, नोटिस राइटिंग आ गया, एप्लीकेशन आ गया, डायरी आ गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ों पे तुमको ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि तुमको पूरे में से पूरे नंबर वहीं पे मिलेंगे। ओके, अब दूसरा होता है ऐसे राइटिंग में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक पेज में खत्म करते हैं। बेटा 8 नंबर का ऐसे, तुमको 8 नंबर पूरे चाहिए, एक पेज में क्या आएगा। ओके, उसके लिए 2 पेज या 2.5 पेज का तो लिखना पड़ेगा ना। सामने वाला भी सोचेगा एक पेज में लिख दे, मैं इसको नंबर क्या दूँ, ओके, तो 8 नंबर 2 या 2.5 पेज का लिखना पड़ेगा निबंध। ओके, तब जाके तुमको 8 में से मैक्सिमम 7 नंबर मिलेंगे, उसमें भी 2-4 स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाएगी, जैसे बताया मैंने। ओके, तो ये चीज़ें तुमको क्या करना है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना और मेहनत करनी, हार्डवर्क करना। ओके, और जो 12th में होते हैं, कुछ एक आध बच्चे होते हैं कि ना नहीं कर पाते। ओके, तो उसको भी क्या करना, अपना 100% देना, पढ़ना है बेटा, पढ़ने बैठोगे तभी होगा, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, डाउट है तो हम लोग बैठे, हमसे पूछो, हम तुमको तुम्हारा जो डाउट है सब कुछ क्लियर करेंगे। सत्यम सर है, सत्यम सर तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, सर ने बोला जैसे कि रात को मैसेज करते। ओके, तो वो बताता है कि सर तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते, तुमको अपना क्या देना है, 100% देना है। तो सर चाहते हैं कि तुम अपना 100% दो, और तुम लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो। तो सोना नहीं है बेटा, अभी जागने का टाइम है, एग्जाम का टाइम है, 10 दिन बाकी है, मतलब 10 दिन का टाइम है, 10 दिन इतनी मेहनत करो, इतना तुम्हारा 100% दो कि तुम अपनी लाइफ में क्या हो सके, आराम से सक्सेस हो सके और नंबर लाओगे। और तुम्हारा जो मैंने बोला कि जो मॉम डैड है तुम्हारे, पूरा उनको जितना भी जो मोटिवेशन दे रहे हो, तुम मॉम डैड से मिल रहे हो, उनको जाके पूछो मैम तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम कितना दे रहे हो, तुम अपना 100% दे रहे हो, उनको पूछो जाके, वो तुमको बताएंगे। ओके, वो तुम्हारे लिए आते हैं, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हो। सर ने बोला इन्वेस्टमेंट, उनका लाइफ का इन्वेस्टमेंट ही क्या तुम लोग। ओके, तुम जाके 33 नंबर बताओ, उसको कोई इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, इतना पैसा खर्च किया 33 नंबर ला रहा है, उसका क्या मीनिंग हुआ। ओके, तो ये चीज़ है कि तुमको सोचनी चाहिए, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, और दूसरा क्या होता है, IMP क्वेश्चन, उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ओके, और मेहनत करो और ऐसा करो कि वो क्वेश्चन आया तो मैं पूरा आंसर लिख सकूं। ओके, और एग्जाम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पेपर देख के घबरा जाते हैं। ओके, स्ट्रेस लेके आते हैं, स्ट्रेस को मतलब प्रॉब्लम को साइड रखो। ओके, चैप्टर पढ़ा था अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला। ओके, उसमें क्या समझाया गया था कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसी को लेके घूमते हैं। तो सबसे पहले तो माइंड को खाली करो, प्रॉब्लम सबको आती है लाइफ में। ओके, तो प्रॉब्लम को पहले साइड करो। ओके, फिर मेन तुम्हारा जो फोकस होगा वो किसके ऊपर है, तुम्हारी स्टडी के ऊपर, तुम्हारा जो पेपर है उसके ऊपर। दूसरी चीज लाओगे दिमाग में, एक चीज 10 चीजें घूमेगी। ओके, वो चीज तुमको परेशान करेगा, पेपर लिखोगे नहीं। और पेपर डिफिकल्ट आता है तो करना है क्या है कि उसके अंदर देखो, पेपर डिफिकल्ट आएगा, पर आएगा तो बुक के अंदर से, बाहर का तो आएगा नहीं। ओके, वो चीज़ तुमको आती है, तुमने पहले प्रैक्टिस भी की और सीखी भी। ओके, तो करना है क्या, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। जो इजी क्वेश्चन होंगे पेपर के अंदर, पहले तो उसको अच्छे से फोकस करना, उसको लिखना। जो हार्ड बचता है उसको लास्ट में कंप्लीट करना। ओके, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना। ओके, और दूसरा होता है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चों बोलते हैं कि सर हमको नहीं पता क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले तो तुमको चैप्टर की स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, अगर चैप्टर की स्टोरी अच्छे से पता होगी, तुमको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, खाली एक आध पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। स्टोरी नहीं पता, अभी पैराग्राफ पढ़ने जाओगे एक लाइन, उतने में आधा टाइम तो ऐसे ही चले जाएगा, फिर बैठे रहोगे, लास्ट में बोला सर पेपर छूट गया तो किसकी गलती, बेटा तुम्हारी गलती है। ओके, तो तुमको इसको भी देखना पड़ेगा, स्टोरी सारी याद होनी चाहिए। और कुछ होते हैं कि ना, जो पोएम होते हैं, पोएम के अंदर
होता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि तुम लोग रखते हो तो आता है, बाकी तुम लोग एकदम फ्री माइंड रहो, फ्री माइंड जाके एग्जाम दो, कोई टेंशन नहीं होगा। अगर फ्री माइंड जाके एग्जाम दो तो तुम्हारे मन के अंदर तुमको आएगा आइडिया कि सर हमको ये समझा रहे थे, ओके। अब नॉर्मली क्या हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे कि ट्रू फॉल्स, अगर कुछ भी तरह के स्टोरी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। जब तुमने क्लास के अंदर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया होगा, ओके, तो तुमको वो आंसर आएगा ही नहीं, ओके। जब तुम एग्जाम रूम में बैठे होंगे तो तुमको मुझे एक बार समझाया था ये क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर आता और मैं आंसर लिख दूंगा, ओके, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे अपने पैराग्राफ पे आता, पैराग्राफ के लिए तुमको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, और सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन तुम लिख सकते हो अगर तुमको चैप्टर अच्छे से लर्न होगा, ओके। और दूसरा है कि ज्यादातर ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन का आंसर तुमको पास्ट में लिखना है, क्योंकि वो चैप्टर खत्म हो चुका है और वो स्टोरी भी पहले की थी, तो आंसर पास्ट में आएगा, ओके। और दूसरा क्या होता है कि जब रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो वो भी पास्ट में आएगी, क्यों? क्योंकि वो जो घटना है, ओके, जो भी प्रोग्राम है, इनॉग्रेशन, वो पहले हो चुका है, ओके, समझ आ गया। और दूसरा, जैसा मैंने बोला, मेन चीज ध्यान रखना है, ईमेल, एप्लीकेशन, जो भी हो नए पेज से लिखो प्लीज, ओके। इतना फोकस कर, नंबर अपने को जाने नहीं देना है, पूरे नंबर है, बैठे नंबर तुमको मिलेंगे, ओके, समझ आया। अब आते हैं पोएम के क्वेश्चन। पोएम के क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें तुमको आंसर ही नहीं आता। बेटा पोएम का तुमको ट्रांसलेशन ही लर्न नहीं होगा तो आंसर कैसे आएगा, ओके। मैंने तुमको ट्रांसलेशन अच्छे से लर्न करा है, ओके, बस तुमको तुम्हारा 100% देना है और कैसे भी करके उनका आंसर अपने को लिखना है, वो फाइंड आउट करके, ओके, समझ आ गया। और दूसरा, साइंस में बच्चे, साइंस में तुम्हारे एग्जाम है, किसके एग्जाम है कल? साइंस की, इंग्लिश मीडियम में ब्रज का पेपर सोल्व किया है, पूरे अच्छी तरह से सोल्व करना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको वहीं से मिलेंगे। और दूसरा, अभी भी कोई डाउट हो आके पूछो, ओके। कल 2-3 लोगों का डाउट निकले था बेटा डाउट, ओके। एंड टाइम में कितने डाउट निकले? पहले भी मैंने बोला तुम्हारा जो भी डाउट हो क्लियर करा लो, ओके। अभी भी है, अभी मैं इधर ही हूँ, कहीं पे नहीं जा रहा, आपको जो पूछना है उसे पूछो, ओके। और दूसरा होता है स्पेलिंग की मिस्टेक तुम लोग बहुत करते हो बेटा। स्पेलिंग, राइटिंग अच्छी है बेटा, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, ओके। ऐसा नहीं होता कि साइंस में स्पेलिंग की मिस्टेक के नंबर नहीं करते, नंबर कटते हैं, भले एसएस में नहीं करते, साइंस में बहुत ज्यादा करते हैं, एसएस में भी करते हैं। तुम एक स्पेलिंग की मिस्टेक करोगे तो चलेगा, तुम 15-20 करोगे तो कितने नंबर कटेंगे? बहुत नंबर कटेंगे बेटा, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। बस अपने को अपना क्या करना, 100% देना पेपर के अंदर, ओके। और तुम लोग इंग्लिश के अंदर है कि तुम्हारा जो 100% तुमको नहीं आ रहा तो 70% तो आ रहा है, उस पर सारा फोकस डाल दो। 70 में से कितने नंबर आएंगे? 65 नंबर आएंगे, 70 नंबर, इतने तो नंबर आते ही है नॉर्मली सबके, ओके। अच्छे नंबर लाने, और दूसरा सब्जेक्ट भी अपने पास, दूसरे सब्जेक्ट में भी मेहनत करनी है, ऐसा जरूरी नहीं सारा इंग्लिश में डाल दो। अभी इंग्लिश के एग्जाम कर लो तो आज इंग्लिश में पूरा जितना भी बाकी है सबका सब कर दो, और कुछ छोड़ना मत, कोई भी चीज मत छोड़ो। राइटिंग बिल्कुल भी गंदी मत निकालो, ओके। टीचर का पहला काम क्या होता है? उसका राइटिंग देखना। अगर उसको पता चला बच्चे की राइटिंग गंदी है तो वो सोचेगा बच्चा कुछ नहीं करता, कुछ भी पढ़ने में नहीं है, उसको खाली नंबर काटने की सोचे है, ओके। तो तुम्हारे नंबर वही 33-35 नंबर आ जाएंगे, ओके। राइटिंग में ज्यादा फोकस करना, तो 2-4 लोग है बेटा, राइटिंग में अच्छे से फोकस करना और अपना 100% देना और मेहनत करना, ओके। और अपने मम्मी पापा को अपने को क्या करना है, प्राउड फील कराना, ओके। तो मॉम डैड है वो हमारे लिए करते, ओके, दूसरों के लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमको जो मॉम डैड है उनके लिए भी अपना 100% वी हैव टू गिव दैट, ओके। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। नाश्ता किया कि नहीं? बिना नाश्ता किया गए? फिर भी एनर्जी नहीं है तो क्या एग्जाम में लिखोगे तुम? एक के पास एनर्जी बाकी सब ऐसे बैठे। चलो ठीक है, जैसा कि गुमान सर और बालकृष्ण सर ने बोला कि इन लोगों ने काफी सारा मोटिवेशन दे दिया, तो मेरा देने की जरूरत नहीं है, फिर जो मेरे से बनता है दे दूंगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है, मतलब मोटिवेटर कौन है आपके लिए? कोई बता सकता है? बताओ भाई, कैसे? कोई बता सकता है कैसे आपके अलावा? खड़े होके बोलो। कोई बता सकता है कैसे कोई खुद का मोटिवेटर हो सकता है? बताओ रोहित, बताओ कैसे? अपने आप को जब मोटिवेट करेंगे तो ये तो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, जब तक हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं तो कैसे करोगे? पहले खुद में भरोसा रखो कि हम कुछ कर सकते हैं। बात, कितने लोग रात में जाके मेहनत करके पढ़ते हैं? रात में कितने लोग जाके पढ़ते हैं? रात को 2 बजे तक, 12 बजे तक कितने लोग पढ़ते हैं? सब लोग पढ़ते हो ना? दिन में कितने लोग सोते हो? दिन में कितने लोग सोते हो? टोटल कितने घंटे सोते हो दिन में?
एग्जाम के टाइम पे कितने घंटे? 4 घंटे। जो बोल रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे, सारे बेवकूफ हैं। होता है ना, हम साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, उसका हम ऐसा लेके बैठ गए, तो समझ में आता कुछ? किसी के पास खाली नोटबुक है? नोटबुक हो कुछ भी, नोटबुक दो, लाओ। ये आपके पूरे दिन की मेहनत है, आपने पूरे दिन में ये पढ़ा है, समझ रहे? इधर देखो, आपने पूरे दिन में ये पढ़ा है, आप फिर से कुछ नया पढ़ने जा रहे हो। अब तुम इसी के अंदर वापस पढ़ोगे, समझ में आएगा? तुमने साइंस भी सिम पढ़ा, मैथ भी सिम पढ़ा, ऐसे सिम पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आएगा? अब वहीं तुम एक नया कोरा कागज लो। भाई कोरा कागज रखा है कि नहीं? हाँ है। अब इसके अंदर ऐसे अलग से लिखोगे, समझ में आएगा? तो माइंड को ऐसे प्रिपेयर करो, जब भी हम नया सब्जेक्ट लें तो माइंड एकदम क्लियर रखो कोरे कागज की तरह, कि हम जब भी पढ़ें तो हमें पूरा टॉपिक समझ में आए हम क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसे इसका भी बीच में टॉपिक ले आए, होता है ना। और दूसरी बात कि याद करते टाइम याद नहीं रहता है। कितने लोग ऐसे जिनको याद नहीं रहता है? मेरे पास 5 बच्चे भेजे थे सर ने, कि बोलते हैं सर इनको याद नहीं होता है। तो सुधार हुआ कि नहीं? 5 बच्चे थे, 5 में मुझे लगता है कि कुछ तो सुधार हुआ है कि नहीं? तो मेहनत भी उसी तरह से करो। और क्या बोलते हैं, टिप्पणी याद करने में दिक्कत आती है। छोटे प्रश्न और टिप्पणी पार्ट ए, यही ना सर? तो आप सब लोग टिप्पणी याद करते हो? कौन कौन करता है? टिप्पणी में अगर एक टिप्पणी याद करते हो, उससे 10 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। एक टिप्पणी में 10 क्वेश्चन। जब भी आप टिप्पणी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और अपने मन से क्वेश्चन बनाना सीखो। जैसे हम पढ़ रहे हैं, कुछ कहीं से क्वेश्चन बन रहा, बना लो। 1 नंबर का बन रहा, बना लो। इधर 9th वाले, समझ में आ रहा कुछ? यस और मयंक हमेशा बॉडी अभी मुंह छुपा के बैठा है। कैमरामैन फोकस करो। और कुछ गलतियां हैं बच्चों में जो है, जैसे राइटिंग में, तो राइटिंग में गलती नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत भूल चुका। जैसे सुबह का है, राइटिंग अच्छी है, बस दिक्कत क्या है, 2 लाइनों के बीच में गैप नहीं छोड़ती है वो। तो फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर दो, क्लियर दिखेगा। बाकी और कोई दिक्कत हो तो बताना, हमेशा तैयार बैठे हैं। सर के पास तो कंटेंट बहुत सारा है, अभी भी लगे पड़े बनाने में, बच्चों के लिए तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट के बाद आपको बड़ा घर जाना है। अब घर पे जाकर के पहले तो भोजन पानी कर लो बड़ा। एक तो बिना खाना पीना खाए आते बड़ा तो मेरी छटक जाती है, आप सभी को पता है बड़ा। खाना ना खाने वाले के ऊपर मैं ज्यादा गुस्सा करता हूँ, और इवन मैं मार भी देता हूँ कभी कभी, तो और भगा भी देता हूँ गुस्से के मारा बड़ा, बिकॉज मुझे भी भूख लग जाती है, इसीलिए भगा देता हूँ। चलिए ठीक है, वो बात की बात है। पर मुझे इस बात की खुशी होती है बड़ा कि अगर मैं भूखा हूँ तो बच्चे मेरे लिए नाश्ता लाते हैं, खाना पीना लाते हैं, और साथ में अपना खुद भी खाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं। बट जब खाना नहीं खाते ना, तब मेरी छटक जाती है बड़ा। तो बड़ा मैं आपके ऊपर गुस्सा करूं, आपको मारूं, तो ये मत समझा करो बड़ा सर हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, या हमको मार रहे हैं, या हमको भगा रहे हैं। वो बड़ा उसमें आप कभी मन में, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, साला मैं कुछ करता ही नहीं तो भी सर मेरे को मारते हैं, साला कुछ करता नहीं तो भी मेरे को मारते हैं। इसके पीछे का रीजन है बड़ा, बच्चे सर जिससे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसी को ज्यादा डांटते बड़ा। और आप सभी को पता है मेरा प्यार कैसा है, ठीक है। तो पहली चीज बड़ा, देखो मैं आपको मोटिवेशन तो नहीं दूंगा, मैं बड़ा पूरे साल मैंने आपको बहुत मोटिवेशन कर दिया, बहुत मोटिवेट कर दिया हूँ। अब बड़ा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं, क्योंकि जब तक अपने अंदर की आत्मा नहीं बोलेगी ना कि मुझे करना है, मतलब करना है। और अगर आपने पहले से ठान लिया है ना कि बड़ा मुझे बोर्ड में टॉप करना है, जब तक आपका वाई नहीं क्लियर होगा ना, क्यों नहीं क्लियर होगा, भाई मुझे क्यों करना है टॉप, क्यों पढ़ना है, मुझे आगे जाके करना क्या है मुझे। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे भविष्य में, मेरे पापा लाड़ी चला रहे थे, मुझे भी लाड़ी चलाऊंगा, ऑटो चलाऊंगा, गैरेज खोलूंगा, बढ़िया मस्त कमाऊंगा और एक शादी करूंगा बढ़िया से, 4-5 बच्चे होंगे आराम से टन टनाटन, ये बात की बात है। पर बड़ा अगर तुमने वही सोच, जो तुम वो सोच रहे हो, वही चीज बदल दो अपना गोल को, और अपने गोल को एक फोकस करो कि मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाऊंगा, और एक दिन माँ बाप का नाम जो होगा सर से नीचे ना एकदम ऊपर हो जाएगा।
अच्छा, कितने लोग हैं जो बहुत बड़े बाप के औलाद है? कोई नहीं है ना, सब मिडिल क्लास के लोग हैं ना, इवन मैं भी खुद मिडिल क्लास का हूँ। तो तुम्हारा क्या गोल होना चाहिए कि यार जो मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं कम से कम वो मुझे ना करना पड़े, इसलिए मुझे थोड़ा पढ़ाई कर लेनी चाहिए। आप लोगों के पीछे बेटा कितना पैसा खर्चा किया गया है, ठीक है। इवन बेटा मैं तुमको देखो बीच बीच में बेटा आपको बार बार मैं आपसे पूछता हूँ कोई प्रॉब्लम है, कोई चीजें नहीं समझ में आती है, मैं हर चीज के लिए आपको सोल्यूशन करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं ऐसा। और इवन खाने के लिए ज्यादा बोलता हूँ मैं आपको। और कभी कभी लेट हो जाता है तो आपके पेरेंट्स का फोन आता है तो मैं उसका समाधान करता हूँ नहीं करता हूँ। पर आप लोग कभी मेरी बातों को सुनते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते बेटा। क्यों? इसके पीछे का रीजन मालूम है बेटा? जब मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा ना तब तो आप पढ़ोगे नहीं, और जब बोलोगे बातें करने के लिए पूरे साल पूरी क्लास आपस में बैठ के बातें करती बेटा। ये बहुत गंदी चीज है बेटा, ऐसा मत करो। आपके पास सिर्फ आज का दिन है, आज 24 घंटे में से कुछ नहीं तो बेटा 8 घंटा मान लो मैंने ले लिया, बाकी जो घंटे बचे ना बेटा उसे आप एक बार मन लगा के अच्छे से पढ़ लो। आपको फिर ये 8 दिन की बात है बेटा, 8 दिन बाद आप आजाद हो जाओगे, आपको जो करना है वो करोगे। फिर उसके बाद वही पुराना खिस्सा पीटा वापस से अपना काम चालू हो जाएगा। पर बेटा अगर एक साल की बात है बेटा, 10वीं और 12वीं का 1 साल होता है, वो 1 साल बेटा आप इस बार निकाल लो मेहनत करके खूब अच्छे से, फिर अगले साल हर बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, हर बच्चे रिलैक्स। बट अगर तुम अब देखो बेटा, क्योंकि मैं मानता हूँ 10वीं तक बड़ा हम लोग फोन बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन 11वीं के बाद जब बच्चों के पास फोन आ जाता है ना बेटा, सबसे गंदी चीज है, मैं अभी इस चीज को मानता हूँ बेटा, फोन लेना बिल्कुल गलत है बेटा। हाँ फोन चलाते हो ठीक है चलाओ, लेकिन सही इस्तेमाल कीजिए। पर पूरे दिन फोन में लगना वो भी उचित बात नहीं, वो भी अच्छी बात नहीं। फोन को सही यूज के लिए यूज किया करो, ठीक है। माँ बाप को बोलते सर मम्मी पापा हमको डांटते, क्यों डांटते? पागल है क्या? किसी के माँ बाप पागल है क्या किसी को डांटते बार बार या किसी को मारते? बेटा वो यही चाहते हैं कि मैं अपना बच्चे को डांट रहा हूँ मार रहा हूँ ना, तो बड़ा उसी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना चाहिए। याद रखना, जब भी आपको बड़ा कुछ गुस्से में कोई टीचर बोले या कोई पेरेंट्स अगर आप गुस्से में डांट देता है ना, उनकी बातों को कभी बुरा मत लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर किसी टीचर ने आपको डांट दिया है, ज्यादा गुस्सा आ रही है बेटा, उस समय कुछ नहीं करने का, घर जाने का, सीधा जो सर ने बोला ना वो तुम्हारे माइंड में रिपीट होता है, सर ने मुझे ये बोल दिया, मेरे को बहुत दिल पे चोट लग गई है बड़ा, उससे आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और उससे वो चीजें करने की ना हैबिट हो जाती है। साला ऐसे कैसे सर ने मुझे बोल दिया, अभी मैं फेलियर हूँ, अरे भाई मैं फेलियर हूँ, भाई मैं फेलियर हूँ। उसके बाद ना वही फेलियर को ना आप अपने वो जैसे मैं बोल दिया भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उससे आपको एक चीज सीखने मिलेगा, चलो सर ने मुझे बोला ना, अब मैं सर की बातों को तोड़ूंगा और सर को विश्वास दिलाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? ये कब कर पाओगे तुम लोग? जब अंदर की आत्मा बोलेगी तब। अब बड़ा मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा देगा, दो ही कमियां होती बड़ा, या तो हम पढ़ेंगे नहीं या तो हम पढ़ने नहीं देंगे, या तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता होगा या तो हम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रीजन है नहीं ना। कोई टॉपिक हमें नहीं समझ में आता है ना बड़ा, उसके पीछे का टीचरों को गोश मत करो बड़ा, ये सोचो क्या हमने उसको समझने की कोशिश किया, क्या हमने उसको दोबारा पढ़ा? नहीं ना। हम लोग पता है कुछ चीजें हमको हार्ड लगती है ना, तो हम लोग उसको ना अपने मन में अपने मगज में फिट कर लेते हैं, साला ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि हम लोग बार बार उसको बोलते हैं यार ये चैप्टर बहुत टफ है, यार ये चैप्टर बहुत टफ है। कभी आपने ये जो बोला कि मैं जो टफ है ना उसको एकदम इजी बनाऊंगा, एकदम इजी बना दूंगा? आपने ऐसा कभी ट्राई किया, कोशिश किया? नहीं ना। और कुछ लोग बोलते हैं अरे सर सिर्फ IMP दे दो ना, पास हो जाओ बस, 33 नंबर ही चाहिए मेरे को। बड़ा अगर 33 नंबर लाना, मैं तो बोलता हूँ ट्यूशन बंद कर दो, ट्यूशन ही बंद कर दो, मत पढ़ो। ट्यूशन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, 2 पैसा जाएगा, मेरे को दोगे और मैं क्या करूंगा अपने बीवी बच्चों को दूंगा, तो इससे अच्छा है कि मत दो, घर बैठो। बड़ा माँ बाप का पैसा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इवन बड़ा मुझे कभी कभी शर्म आती है बड़ा आपके माँ बाप से पैसे लेने में, बिकॉज बड़ा मुझे अभी कभी कभी आपके माँ बाप हमसे कॉल करके पूछते हैं कि क्या है बच्चे में, क्या सुधारा है क्या नहीं, तो मैं क्या जवाब देता, ठीक है कर रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। मैं उनको दिलासा दिलाता हूँ और आप लोग मेरे विश्वास को तोड़ देते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत विश्वास किया कि ये बच्चे मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे, बट सच में सभी ने मेरा विश्वास तोड़ा है। आई थिंक मैं कभी नहीं माफ करूंगा उनको, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। और जिस दिन तुम लोग बड़ा मेरा विश्वास बना के रखोगे और वही चमत्कार कर दोगे ना बड़ा, उस दिन मेरे लिए वो गोल्डन होगा बड़ा। मैं पूरे गांव में ढिंडोरा पीसूंगा कि यही बच्चे जिसको मैं कोसता था, जिसको मैं बोलता था, जिसको मैं डांटता था, जिसको मैं मारता था, आज वही बच्चे मौर्य क्लासेस के हीरो है।
तो कितने लोग ऐसे हैं जो हीरो बनना चाहते हैं, मौर्य क्लासेस के टॉपर बनना चाहते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है, मैं सभी से मिलूंगा बेटा, जितने लोग हाथ पर के ना, सभी से बेटा फर्स्ट एग्जाम में मिलूंगा। आई थिंक जो नए नए बच्चे हैं उनको तो आइडिया नहीं होगा, फर्स्ट एग्जाम में बहुत अच्छे से मिलता हूँ बेटा। वो फर्स्ट एग्जाम में कैसे मिला जाता है, कैसे मुलाकात करते हैं बेटा, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, खाली ये बता रहा हूँ अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लो मतलब पढ़ लो। एग्जाम बाद में आपको कुछ ये भी नहीं पूछूंगा बेटा आप क्या कर रहे हो। दिवाली के बाद आपको तैयारी वैसे भी करना है। ठीक है, सारे टीचर आपको अपना 100% दे दिए, जो टीचरों का काम था वो टीचरों ने अपना 100% पूरा कर दिया। अगर मेरी तरफ से कोई कमियां हो तो मुझे क्षमा करना, या मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगी हो तो उसे भी माफ करना। अगर नहीं होती है तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे अगर बदुआ भी मिलेगा ना तो भी मैं खुश हूँ, बट आपका नंबर आना चाहिए। मैं हमेशा किसी भी टीचर से मिलता हूँ ना बेटा, कभी भी अपने बारे में कभी नहीं पूछता, मैं हमेशा बच्चों के बारे में पूछता हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। इवन मैं अपनी मम्मी से भी कभी कभी बात करता हूँ ना, तो मेरी मम्मी बोलती है पूरा दिन वहां बैठने तक क्या करता है। मम्मी से यही बोलता हूँ, मम्मी मैं अपने बच्चों के बारे में बोलता हूँ कि मेरे बच्चे टॉप करें, बस मेरे बच्चे टॉप करें। इवन कभी कभी मुझे डांट भी पड़ती है, इतना लेट क्यों आता है नालायक। कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ, ठीक है मम्मी, अभी बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, बच्चों की एग्जाम आने वाली, इसलिए मैं सुबह आ रहा हूँ। मेरी कोई गरज पड़ी है कि सुबह मैं 5 बजे आऊँ यहाँ पर, मेरी भी एक लाइफ है ना, मेरी भी इच्छा होती है बेटा घूमने जाऊं। कई बार मुझे सर ने बोला चलो सर घूम के आते हैं, यहाँ करते हैं, मैं हर बार सर को मना कर देता हूँ, सर मैं इस बार नहीं आऊंगा। बोले क्यों यार, बोले पूरा दिन तो तुम पढ़ाते हो सर, कुछ तो चलो बाहर निकलो। मैं वहां पर भी नहीं जाता था। इवन शनिवार को मैं मंदिर पे जाता था, वो भी बंद कर दिया सिर्फ आप लोगों की वजह से कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। मुझे सर उनका टेंशन है, वो बच्चे को मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे करवाऊं, कैसे उनकी तैयारी कराऊं। बट अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे ना, तो बेटा मैं अकेले नहीं, आपका साथ मेरा साथ, जब दोनों मिल जाएगा ना आपस में बेटा, तो मौर्य क्लासेस सच में टॉप पर जाएगा। जैसे ये लोग ने बेटा लास्ट टाइम 10th वाले बच्चे ने बहुत सपोर्टिव थे बेटा, इवन मेरा भी सपोर्ट करते थे, और अपना खुद जब आपस में मिल के काम करोगे ना, एकता बनी रहेगी। और जब एकता में ताकत ही नहीं होगा तो कोई मतलब है। एकता में ताकत कब होगा, जब सब मिल करके एक साथ मेहनत करेंगे। थोड़ा तुमको आता है, थोड़ा तुमको आता है, थोड़ा तुमको, सब मिलके एक दूसरे को बता दो, पर अपना अपना सोचोगे ना बड़ा, तो लाइफ में सक्सेस नहीं होगी। लाइफ में सक्सेस होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और भी कड़ी मेहनत। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बेटा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, आपकी लाइफ है, आपका मैटर, आपको जो करना है वो करो। मस्ती करनी मस्ती करो, पढ़ाई करनी पढ़ाई करो, घूमने जाना घूमने जाओ। कभी छुट्टी लेना कोई बच्चा आया मेरे को, मैंने मना किया उनको, पर मैं स्टार्टिंग में बोल देता बड़ा छुट्टी नहीं दूंगा। बट जब बच्चे पेरेंट्स से फोन कराते मैं बोलता ओके ठीक है जाओ, पर जल्दी भेज देना। पूरा दिन यहाँ पे बैठा करता हूँ। इवन पेरेंट्स तो भी कभी कभी मुझे डांट देते हैं, मैं सुन लेता हूँ ओके सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे जो बोलना है बोल लो, मैं आपको नंबर से मतलब है। मैं लास्ट टाइम में बड़ा ऐसे ही जानवी खुशी, वो बड़ा वो एक ऐसी लड़की, एक मात्र लड़की थी बड़ा, एकदम सुकड़ी हुई थी, सुकड़ी मतलब एकदम हड्डी टाइप की, खाने में खाना तो कभी खाती नहीं थी, बट उसका माइंड सच में माइंड ब्लोइंग था। लेकिन क्या मतलब, उसने खाना ना खाने की वजह से एग्जाम में बोर्ड के टाइम पर बड़ा अकाउंट के पेपर में बीमार हो गई, क्योंकि पूरी किताब उसने चाट लिया था, एक एक क्वेश्चन उसको आता था। बट क्या मतलब, मेहनत सफल हुआ। मेहनत सफल कब होगा, जब अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे तब। बड़ा पढ़ाई तो करनी है, पर साथ में अपने माइंड को, दिमाग को, शरीर को, सबको स्वस्थ रखना पड़ेगा। जब सब 100% होगा ना, तो अपनी पढ़ाई भी कैसी होगी 100%। आप लोग खाना पीना नहीं खाते ना बड़ा, तो पहली गलती क्या है मालूम, आपका मन नहीं लगता पढ़ने में। दूसरी गलती क्या है मालूम, आप लोग बैठ के पंचायत करते हो, अलग अलग टाइप की बातें करते हो, तो बातें बड़ा आपको आगे नहीं ले जाएंगे। आप पहले पढ़ने पे फोकस करो। मेन फोकस क्या होना चाहिए, पढ़ाई। अगर 1 ही घंटा पढ़ते हो ना, 1 घंटा पढ़ो, पर मन लगा के पढ़ो, दिल से पढ़ो कि भाई ये 1 घंटे में एक टॉपिक क्लियर करना। मैं बोलता हूँ ना आपको एक ही क्वेश्चन करो, पर वो एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नहीं आता है अपने ट्यूशन के टीचर से पूछो, स्कूल वाले सर से पूछो। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। बहुत सारे ऐसी चीजें, पर सोशल मीडिया पे बच्चे कुछ और ही करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है बेटा, मुझे मोटिवेशन जो देना था मैंने आपको बड़ा पूरे साल दिया। पूरे साल में आप लोगों को एक ही चीज कहता हूँ, पहली चीज जो भी पढ़ो 100% पढ़ो। दूसरी चीज जो नए टीचरों से पूछो। तीसरी चीज बेटा, आप लोग बातें छुपाते हो, कभी भी बातें मत छुपाया करो, सीधा आके मुझे बताया करो, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। हमेशा आप लोगों के साथ में खड़ा हूं बेटा, दिन रात यहीं पे रहता हूँ। कभी भी डाइट हो ना बेटा, आप रात को फोन करोगे ना, सर मुझे इसकी जरूरत है,
मैं ऑन द स्पॉट तुरंत आऊंगा। जैसे मुझे 10वीं वाले को मैंने बोला था तुम लोग नहीं आ पाओगे यार, उनको वो बात को हार्ट हो गई यार, अरे यार करके दिखाऊंगा सर। सर मैं ऐसे कैसे बोला सुबह नहीं पाओगे तुम, दबी हो। पर बच्चे ने क्या किया, 4 बजे आ गए थे और मुझे फोन किया, सर आप कहाँ हो? मैं बोला मैं तो हूँ घर पे। अरे सर मैं तो यहाँ पर आके खड़ी। बोला कहाँ? सर ट्यूशन के नीचे खड़ी हूँ। तो फटाफट मैं ऐसे ही आ गया, मुंह उठाया, गाड़ी लिया, फटाफट यहाँ पर आया, चाबी दी, वापस गया, नहा धो के फिर आया। तो ये जज्बा है बड़ा, ये मैंने उनको थोड़ी 2 बात में कड़वी बोल दी। साला सर ने बोल दिया, हजम नहीं हो रही है मेरे को, हजम नहीं हो रही, करके दिखाऊंगा। और जैसे मैं 2-3 बार बच्चों को मैंने बोल भी दिया है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते। अब बच्चों ने क्या बोला, सर मैं आपसे तभी मिलूंगा जिस दिन मेरा फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा, उसी दिन मैं आपसे बात करूंगा। बोला कि नहीं बोला 10वीं वाले बच्चों ने? करोगी कि नहीं करोगी? करोगी ना? मिलेंगे बेटा तुमसे फर्स्ट एग्जाम में 10 दिन बाद, ठीक है? चलिए ठीक है, बस आज इतना ही बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, माता रानी करें कि आपका पेपर चिपका जाएगा, ठीक है? चलिए।